अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा काफ़ी दिनों बाद हाजिर हैं आपके खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट मैथमेटिक्स ई कैट मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे बेटा, और मेजॉरिटी टॉपिक्स आपके फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से कवर हो चुके हैं, जिसमें आपके पास मैट्रिसेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, इसी तरह परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है। तो काफ़ी हद तक आपका ये टॉपिक स्ट्रेट लाइन है, सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 और 3, तो काफ़ी हद तक टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ये फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, और वो ए लेवल वाला नहीं पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, इक्वेशंस। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंदी था। इसमें 3.1 से कहानी स्टार्ट होती थी और 3.8 तक कहानी जाती थी। और अगर हम फर्स्ट ईयर क्लासेस की बात करें तो वहाँ पर ये टाइम बहुत कंज्यूम करता था चैप्टर। ये कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 मंथ, 1.5 to 2 मंथ लेता था ये रेगुलर क्लासेस में। लेकिन बेटा अगर मैं एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत छोटा है। एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने बार बार हर एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बार बार लगाए थे, जब भी इसकी वजह से क्वेश्चन लेंदी होते थे, एक्सरसाइज लेंदी होती थी और ये टाइम कंज्यूम करता था। लेकिन एप्टीट्यूड में ये चैप्टर बहुत ईजी और बहुत छोटा है। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, जो कि हमारे एप्टीट्यूड के टॉपिक का नाम क्या है आज मैथमेटिक्स में, इक्वेशंस। तो जनाब चैप्टर का नाम ही इक्वेशंस है। पहले तो मुझे ये बताइए क्या व्हाट इज इक्वेशन। मैं आपको लिटरली एक बात शेयर करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इवन जिनके मैथ्स में 90+ 100 मार्क्स भी होते हैं। आप में से तो बहुत सारे बच्चों ने सेकेंड ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा, और बहुत सौ के अच्छे नंबर भी होंगे, बहुत सौ के ऑन एवरेज भी होंगे, और बहुत सौ के बहुत सी वजह की वजह से नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, डजेंट मैटर। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। अब वो इंग्लिश में याद भी करते हैं, बड़ी सिंपल सी मासूम सी डेफिनेशन है इक्वेशन की। व्हाट इज इक्वेशन? हर वो चीज़ जहाँ पे इक्वल्स टू आ जाए, हर वो चीज़ जहाँ पे इक्वल्स टू आ जाए और वेरिएबल्स कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे कहते हैं इक्वेशन। तो हर वो चीज़ जहाँ पे इक्वल्स टू वेरिएबल्स कांस्टेंट आ जाए उसे क्या कहते हैं? इक्वेशंस। इसी तरह टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी हैं भाई। इजिकल्स टू आ गया, इक्वेशन है। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये बहुत इजी बात है, आप क्यों बता रहे हैं? बेटा मेरा स्टाइल यही है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को आता है तो उसका रिवाइज हो रहा है, और अगर किसी को नहीं आता या वो भूल चुका है तो उसको रिवाइज हो जाए या उसको समझ आ जाए, या किसी ने कभी सुना ही नहीं है तो एटलीस्ट आज मुझसे सुन ले। अगर व्हाट इज इक्वेशन, हर वो चीज जहां पे इक्वल्स टू आ जाए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे कहते हैं इक्वेशन। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको कहते हैं क्वार्टिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक नहीं, क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक इक्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई बाय मीन्स क्या होता है? बाइनरी नंबर सुना होगा ना, 2, बाय मीन्स 2, क्वाड्रेटिक इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे क्या कहते हैं? क्वार्टिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इज इट क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, जिसकी जितनी होती है पावर, उसके उतने आते हैं आंसर। सर समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी पावर कितनी है? 1। उसके आंसर कितने आएंगे? 1। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो आंसर कितने आएंगे? 2। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, आंसर कितने आएंगे? 3। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है तो आंसर कितने आएंगे? 4। लेकिन अगर सर पावर 4 से ज्यादा हो तो उसको क्या नाम देंगे? फिर उसको हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन।
इज इट क्लियर? तो याद रखेगा ये जुमला, जिसकी जितनी होती है पावर उसके उतने आते हैं आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट्स, सही ना। एक तो अंडर रूट होता है, एक रूट जो ऑपरेटर होता है, सही ना। एक रूट तो ऑपरेटर होता है जिसको आप ये ऑपरेटर है या ये रहा ये ऑपरेटर है। एक जिस तरह मैथमेटिक्स बेटा इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी होती है, इसी तरह साइंस के हर सब्जेक्ट की अपनी डिक्शनरी है। बायो की अपनी बायोलॉजी की अपनी डिक्शनरी है, मैथमेटिक्स की अपनी है, केमिस्ट्री की अपनी है, फिजिक्स की अपनी है, इसी तरह ज्योग्राफी की अपनी है। हर चीज़ की अपनी अपनी डिक्शनरी है। रूट्स अगर बायोलॉजी की टर्म में बात करें जड़ें होती हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स द मीनिंग ऑफ रूट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ is to answer of variable. The meaning of root is the answer of variable. Root mean answer of variable. तो अगर हाईएस्ट पावर 1 थी तो उसका एक आंसर आ रहा है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है। तो बताइए क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? 2। क्यूबिक के कितने रूट होंगे? 3। पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? 4। अगर किसी की पावर 88 है तो उसके आंसर कितने आएंगे? 88। उसके रूट्स कितने होंगे? 88। तो याद रखिएगा जिसकी जितनी होती है पावर उसके उतने आते हैं आंसर। तो उम्मीद है आपको इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक चीज थी। आइए चलें अब हम स्टार्ट करते हुए। लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, नाम तो सुना ही होगा रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैं मैट्रिक का हवाला दूं तो मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 4, मैट्रिक की मैथ्स की बात कर रहा हूं, जब 2 साल पहले आपने पढ़ी थी। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.14 में भी आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है, जिसे कहते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी तरह चैप्टर 4 ही तो 5 था वो। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.14 में भी आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है, जिसे कहते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी तरह मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.7 में आपने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, सही है ना। बेसिकली डिवीजन मेथड क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, 2 चीज़ों को आप डिवाइड करते थे, सही ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। ज़रा यहाँ एग्जाम्पल देखेगा भाई। देखिए फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा हुआ है 2। तो आप बात जानते हैं 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 8। तो जनाब यहाँ पे एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, और यहाँ जो 0 बच रहा है एक चीज़ ये है। तो बेटा अब याद रखिएगा, एक होता है डिवाइडर, एक होता है डिवाइजर। तो जनाब यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से, सही ना। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 8 को। तो 2 हो गया डिवाइडर, 8 हो गया डिविडेंड। इसी तरह जिससे डिवाइड हो रहा है क्या हो रहा है? 4 से, तो डेट इज नोन एज क्वोशिएंट, और जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो इसका मतलब जब भी 2 चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा, जो बचेगा उसे कहते हैं रिमाइंडर। द वर्ड रिमाइंडर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड रिमेनिंग, जो बच जाता है। तो 2 चीज़, किसी को किसी से किसी के साथ डिवाइड करेंगे, क्या मतलब? किसी को 8 को किसी से 2 से, किसके साथ? 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इज इट क्लियर? तो हम 8 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो हमारे पास बच क्या रहा है? 0। तो इसका मतलब 2 चीज़ों को डिवाइड करते हैं आपस में, और जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, और जिसकी मदद से करते हैं उसे कहते हैं क्वोशिएंट। इज इट क्लियर? तो जनाब रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पहले ये सुन ले, फिर मैं इसको आसान लफ्जों में सिखाऊंगा। तो जनाब क्या आज देखते क्या लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हेन द फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया, इज डिविजिबल बाय x+1। ये बोल रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x+1 से। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? x+1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम में करते क्या है? वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द डिनोमिनेटर दैट इज x+1 इक्वल टू 0। तो +1 यानी क्या हुआ? -1। भाई एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीज़ें, एक जो डिवाइड हो रहा है, एक जो डिवाइड कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 8/2, तो यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है? 8 डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो जिससे डिवाइड होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है तो जनाब ये डिवाइड हो रहा है इससे। तो जिससे डिवाइड होता है डिनोमिनेटर में आता है, यही लिखा हुआ है। जिससे भी डिवाइड हो रहा है उसको 0 के इक्वल लेके x की
जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जनाब इस पॉलिनोमियल फंक्शन में या इस एक्सप्रेशन में या इस क्यूबिक इक्वेशन में बताओ वेरिएबल कौन है? x। तो ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? x + 1 से डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइड होता है वो न्यूमिनेटर में, जो डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर में। सर एक बार फिर बताइए भाई, 8 डिवाइड हो रहा है तो न्यूमिनेटर में, कौन डिवाइड कर रहा है इसे? 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब फंक्शन इज डिविजिबल बाय दिस, तो ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। क्या लिखा हुआ है? वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द डिनोमिनेटर दैट इज x + 1 = 0। आसान लफ्जों में जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो इससे डिवाइड कर रहे थे, इसको 0 के इक्वल रखा, +1 यहाँ क्या होता है? -1, तो x की वैल्यू हो गई -1 एंड देन पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन न्यूमिनेटर। अब इसको करने के दो तरीके थे। अगर आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स याद हो, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप उससे भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका, जनरल तरीका बता रहा है कि आप क्या करें, जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल लें और x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x + 1 से डिवाइड कर रहे थे, उसको 0 के इक्वल लिया और मैंने x की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। तो +1 यहाँ की क्या हुआ? -1, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। जो वैल्यू आई है वो न्यूमिनेटर में पुट कर दें। तो न्यूमिनेटर में ये था, देखिए क्या लिखा हुआ है? एंड देन पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन न्यूमिनेटर। तो इसके अंदर आप पुट कर दें। इन दिस वे वी विल गेट रिमाइंडर। क्या मतलब? देखें दो चीज़ें आपके पास थी, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये चीज़। तो ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? x + 1 से। तो जिससे डिवाइड हो रहा है उसको 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकाल लें। x + 1 से डिवाइड हो रहा था, मैंने 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल ली। अब जो x की वैल्यू आई है वो न्यूमिनेटर में पुट कर दें। मैंने वो न्यूमिनेटर में पुट कर दी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ गया? क्योंकि x की वैल्यू -1 आई थी ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ x वाली वैल्यू -1 -1 प्लस अपनी जगह मौजूद है। इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया तो जो बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या? इत्तेफाक से सब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें कोई भी डिग्री, कोई भी पावर है, आप क्या करेंगे? आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा जो डिवाइड हो रहा होगा, एक और एक्सप्रेशन दिया होगा जो डिवाइड कर रहा होगा। तो जो डिवाइड होता है वो न्यूमिनेटर, जो डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर मीन ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मीन नीचे वाला। जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर आएगा, जो डिवाइड कर रहा है वो नीचे आएगा। तो जो करने वाला है वो कहाँ आएगा? नीचे, और जो हो रहा है वो कहाँ आएगा? ऊपर। इज इट क्लियर? तो डिनोमिनेटर में जो डिवाइड कर रहा है उसको 0 के इक्वल लेके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ वेरिएबल x था तो x की वैल्यू आ गई, और वही वैल्यू निकालने के बाद न्यूमिनेटर में डाल देंगे, न्यूमिनेटर में पुट कर देंगे, और न्यूमिनेटर में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे कहते हैं रिमाइंडर। इज इट क्लियर? अब आइए एक मजे की बात बताऊं बेटा, अगर हम दो चीजों को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब रिमाइंडर 0 मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आया। रिमाइंडर कुछ नहीं आया मतलब दो चीजें कंप्लीटली डिवाइड हो गई। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बताता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं 8 और यहां लिख रहा हूं 2, तो 2 4 जा 8, 0, कुछ नहीं बचा। इसका तो रिमाइंडर क्या है? 0। तो बेटा याद रखिएगा, अगर कभी रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। और अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो याद रखिएगा वो उसका फैक्टर होता है। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता था फैक्टर क्या होता है। अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और वो अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करे और कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड मीन उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सही बात है। अगर 8 को मैं ब्रेक करूं एलसीएम लेके तो 2 × 2 × 2 आता है, 2 2 4 4 2 8। तो इसका मतलब 2 उसका फैक्टर हो गया नहीं हो गया? तो याद रखना, अगर कभी भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और अगर कोई चीज़ किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सिखाया है। रिमाइंडर थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे कोई भी पावर हो। कैसे करते हैं? एक जो डिवाइड हो रहा होता है, एक जो डिवाइड कर रहा होता है। जो डिवाइड होता है वो न्यूमिनेटर, जो डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, उसको 0 को इक्वल लेके क्या निकालते हैं? वेरिएबल की वैल्यू, और वो वैल्यू न्यूमिनेटर में
जिस डिवाइड हो रहा होता है उसे पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो रिमाइंडर कहलाता है, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आए इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, और जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो उसका फैक्टर भी नहीं है। इज इट क्लियर? आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज यूज फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल विच गिव्स अ रिमाइंडर जीरो। अभी बताया था मैंने आपको कि कोई किसी का है फैक्टर, ये कैसे पता लगेगा? अगर रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ये प्रूव हो जाता है उसका फैक्टर है। अब आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स का मैं बार बार हवाला इसलिए देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, ये वही सब पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी मुलाकातें हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। किसके साथ? फर्स्ट ईयर मैथ्स के साथ। तो जनाब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, 3, 4, 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था उसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के कितने अननोन है? एक। जैसे उसने एक अननोन दिया आगे कंडीशन लगा दी, इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब क्योंकि एक अननोन था हमें एक कंडीशन चाहिए थी जिसको यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाते। भाई एक अननोन था, एक कंडीशन चाहिए थी जिसको यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाते। तो वहां पे क्या लिखा था उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के एक अननोन था, आगे कंडीशन दे दी इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया था आपको। तो आपने क्या कहा? आपने कहा भाई क्योंकि इस x + 2 इसका फैक्टर है तो आपने रिमाइंडर जीरो ले लिया था। इसी तरह एक क्वेश्चन था प्रूव दैट x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब वहां पे प्रूव करना था तो आपने क्या करा? x की वैल्यू निकाल के पुट करी और रिमाइंडर जीरो आ गया, आपने बोल दिया प्रूव हो गया। क्योंकि अगर दो चीजें एक दूसरे को डिवाइड करती हैं और रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसका फैक्टर है। इज इट क्लियर? तो यहाँ ये लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम इज यूज्ड फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल विच गिव्स अ रिमाइंडर जीरो व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिमाइंडर थ्योरम। हमने भी आपसे कहा था कि जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे रिमाइंडर पाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बचता तो वो फैक्टर नहीं है। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे दिया डेट इज x³ + 2x² + 5x + k। आपको ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको मैं एक्सप्रेशन कह रहा हूँ। यही फर्क है इक्वेशन और एक्सप्रेशन का। अगर यहाँ इक्वल टू लग जाता तो ये बन जाता इक्वेशन, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं, सॉरी इक्वेशन बन जाती है अगर इक्वल टू लगा होता। यहाँ इक्वल टू नहीं है इसलिए एक्सप्रेशन कह रहा हूँ उसको मैं। तो आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। कह रहा है एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाय x + 2 से। तो रिमाइंडर क्या होगा फिर इसका? देन द रिमाइंडर इज जीरो। जाहिर सी बात है अगर x + 2 इससे एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिवाइड कर रहे हैं, क्या बताया था? जो डिवाइड करता है उसको जीरो को इक्वल लेते हैं। तो x + 2 डिवाइड कर रहा है, इसको जीरो को इक्वल ले लिया, x + 2 को जीरो को इक्वल लिया। जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं। फिलहाल यहाँ किसे चाहते हैं? x को, तो अलग करते हैं। +2 बाद जाके क्या होगा? -2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज -2। आ गई वैल्यू। उसके बाद क्या करते थे? वो वैल्यू जो डिवाइड हो रहा है उससे पुट करते हैं। तो ये डिवाइड हो रहा था, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x वाली वैल्यू, x की जगह -2, x की जगह -2, x की -2। और इस एक्सप्रेशन को अब मैंने इक्वल टू जीरो दिया। सर ये क्या बात हुई? ये आप इक्वल टू जीरो कहाँ से ले आए? बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि इसने कहा हुआ है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो होगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते थे तो हम कहते थे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आता है। तो हमें पता है कि ये जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा अभी जीरो इसलिए आ रहा कि अनडिफाइन है, क्योंकि ये कह चुका है रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर जीरो है तो ये जो एक्सप्रेशन है भाई, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें मिलता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो देखिए मैंने वैल्यू पुट करी और ये जो मिलने वाला है इसको जीरो ले लिया, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड है तो रिमाइंडर जीरो होगा। अब मैंने सिंप्लीफाई किया, माइनस साइन है, पावर ऑड है, माइनस रिमेन माइनस, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, माइनस साइन है, पावर इवन है, माइनस कन्वर्ट टू प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 8। इसी तरह गाना सुना है, जब भी दो साइनें मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं तो बेटा एक गाना है,
जो आपने गाया होगा, एक पोयम है जो आपने गुनगुनाई होगी, एक नज़म है जो आपको सुनाई गई होगी। सर बता भी दें वो क्या है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। बेटा ये गाना कब गाते हैं, ये पोयम कब गुनगुनाते हैं, ये नज़म कब पढ़ते हैं? जब दो साइनें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो। तो जनाब यहाँ पे दो साइनें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 और के अपनी जगह मौजूद है, ये के अपनी जगह मौजूद है। तो जनाब प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, माइनस 10 माइनस क्या हुआ प्लस 10, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ के इज 10। तो यहाँ आपका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो रिमाइंडर थ्योरम और जो आपके पास फैक्टर थ्योरम था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स की 3.2 याद हो तो सिंपल वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थी। तो जनाब पहले बताया व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती थी? जहाँ पे भी इक्वल्स टू है और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अक्सर बच्चे बोलते हैं इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि पावर 2 तो यहाँ भी थी लेकिन ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं थी, क्योंकि पावर 3 भी मौजूद थी। तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ इजिकल्स 2 है तो ये इक्वेशन है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट इज वाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 टेक्निक हैं। अगेन मैं मैट्रिक का हवाला दूंगा, मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6 में आपने एक टेक्निक पढ़ी जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। 6.7 में आपने एक और टेक्निक पढ़ी जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देन 6.8 जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओ लेवल मैथ्स वाले स्टूडेंट भी ओ लेवल के अंदर ही, इवन जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं वो ओ लेवल के अंदर ही फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ लेते हैं बुक 3 चैप्टर 1 में। तो जनाब ये तीनों मेथड है, इन तीनों में अगर बात की जाए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों मेथड में जो सबसे लीस्ट, जिसकी सबसे कम वैल्यू मेथड की है वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी डेफिशिएंसी क्या है? इसका ड्रॉबैक ये हर क्वेश्चन को, हर इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं सॉल्व नहीं कर सकता। ये हर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। वो इक्वेशन जिसके आंसर, वो इक्वेशन जिसका रूट, वो इक्वेशन जिसका आंसर बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो वो इक्वेशन आपसे फैक्टराइजेशन मेथड से इतनी आसानी से नहीं होती। जबकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, चाहे रूट्स इमेजिनरी हो, चाहे रूट्स रियल हो, चाहे आंसर नॉट रियल हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का दोनों मेथड सोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में बात की जाए तो बाप मेथड कौन सा है? बाप मतलब पहले कौन आया है? मैं पहले बाप आता बाद में आप आते ना बेटा। तो बेटा इन दोनों में जो बाप मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आपने मैट्रिक मैथ्स पढ़ी हो तो बेटा मैट्रिक मैथ्स में आपके टीचर ने बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ड्राइव मेथड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ड्राइव फ्रॉम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ड्राइव हुआ है। लेकिन मैं अपने फर्स्ट ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स को, इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, इवन कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट्स है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये इजी और कम टाइम में हो जाता है। तो जनाब व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? बच्चा जानता है, ज़रा गुनगुनाइए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर वेरिएबल x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, z है तो z आएगा, t है तो t आएगा, या a है तो a आएगा, b है तो b आएगा, c है तो c आएगा, d है तो d आएगा। जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ आएगा, अगर यहाँ k लिखा तो यहाँ k आएगा। इज इट क्लियर? तो जनाब 3.2 भी कंप्लीट हो गई हमारी, इसमें और कुछ भी नहीं है। सर अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए तो किससे सॉल्व करें? बेटा आप इन तीनों से सॉल्व ना करें। तो ये क्या बात कर रहे हैं? आपको आंसर दिया होगा, जाहिर सी बात है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो चॉइस में आंसर भी देगा। आपने कोई मेथड नहीं लगाना, आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। जो आंसर दिए हुए उसको इक्वेशन में पुट करना, क्योंकि जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। जो भी आंसर दिए होंगे आप इक्वेशन में पुट करना, जो सेटिस्फाई कर दें वो इसका आंसर है। अगर एग्जाम में बोथ का ऑप्शन है तो बोथ वाले को लाजमी देखा करें, या नन का ऑप्शन है तो उसको भी लाजमी गौर किया करें। इज इट क्लियर? आइए अब हम चलते हैं 3.3 में। अगर आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स की 3.3 याद हो तो उसमें एक टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्यूब रूट्स का। सही है, तो मैं आज के लेक्चर में इन डिटेल सिखाऊंगा आपको
इन डिटेल क्यूब रूट्स होते क्या है। आइए, यहाँ एक जुमला लिखा है मैंने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक जुमला लिख रहा हूँ मैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा, लाइट पड़ रही होगी यहाँ पर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब मतलब क्या होता है? 3। रूट्स मतलब क्या होता है? अभी कुछ देर पहले बताया, रूट्स मतलब क्या होता है? आंसर ऑफ अननोन या आंसर ऑफ वेरिएबल। यूनिटी मतलब इत्तेहाद, मतलब 1, यूनिटी कहते हैं 1 को। तो इसका मतलब क्यूब मतलब 3, रूट मतलब आंसर, यूनिटी मतलब 1। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड 3 आंसर ऑफ 1। मुझे 3 आंसर 1 के निकालने हैं। अच्छा जनाब, ये फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 ही है, जिसमें लिखा था फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -8, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 927, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 125, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -125। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जनाब अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, मतलब मुझे क्यूब रूट्स ऑफ 1 निकालना है, मतलब मुझे 1 के 3 आंसर निकालने हैं। तो आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है उसको नाम देते हैं। आप भी दुनिया में आते हैं, सबसे पहले आपको नाम दिया गया था। मैं भी दुनिया में आया, सबसे पहले मुझे नाम दिया गया, तो मैंने इसको भी नाम दे दिया, लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 1, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है एक्स क्यूब रूट्स। इसका मतलब मुझे एक्स के 3 आंसर चाहिए, और अभी कुछ लम्हे पहले बताया था जिसकी जितनी होती है पावर उसके उतने आते हैं आंसर। तो मैं यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लूँगा। मैंने एक्स को 1 नहीं कहा, मैंने कहा एक्स क्यूब रूट्स है। क्यूब रूट मतलब पावर 3 है, तो मैं ले लिया लेट एक्स क्यूब इक्वल टू 1। आइए मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। +1 यहाँ क्या होगा? -1। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बचता है? 0। अब बताओ एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का। 1 किसका क्यूब है? 1 का। भाई 1 की पावर 0 1, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 6 1, 1 की पावर 7 1। इसका मतलब 1 की कोई भी पावर हो डिफाइन, आंसर विल बी 1। तो जनाब अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है? अब आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़ा था? अगेन आपको हवाला देता हूँ, मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.8। बेटा एक आपको रिकमेंड करूँगा, इस बात से मैं बार बार आपको हवाले देता हूँ, वजह सिर्फ ये होती है ताकि आपको पता लगे कि ये वो चीज़ वो है, ये कोई नई बातें नहीं पढ़ रही, ये सब वही बात है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। तो इन सब बातों से एक बात निकलती है कि अब आपने फ़िलहाल तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर लें, ई कैट की तैयारी कर लें। जब आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एडवाइस करता हूँ, या आपको मैं ऑर्डर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी से रिक्वेस्ट समझें, ऑर्डर समझें, एडवाइस समझें। बेटा आप लाजमी ट्यूशन्स पढ़ाएगा, किसी सेंटर में पढ़ाएगा, किसी न किसी को पढ़ाइएगा, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दें, लेकिन पढ़ाइएगा ज़रूर। और एटलीस्ट पढ़ाना स्टार्ट करेगा 9 से, क्योंकि अगर आपने 9 से पीछे का स्टार्ट किया तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएगा, जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। एटलीस्ट 9 से स्टार्ट करेगा। और आप लोग इंजीनियरिंग वाले हैं तो लाजमी कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, मैथ्स ज़रूर पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। बेटा आप नोट कर, जितनी बातें मैं कह रहा हूँ मैट्रिक की कर रहा होता हूँ। तो आपने मैट्रिक में 4.8 में पहली बार ये चीज़ पढ़ी थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेटा मैं फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था? बेसिकली फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब ये फॉर्मूला आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट में देख देख के लिख लेगा। और अगर आप बोलते हैं सर a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी लिखवाए दें, इतनी मेहरबानी कर रहे हैं आप, तो जनाब ये लें a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला लिख लें। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये दोनों फॉर्मूला शीट में लिख लेगा और देखते हैं आपको ये याद हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास a कौन है? x, b कौन है? 1। तो देखें जहाँ जहाँ x a था वहाँ मैंने x पुट कर दिया, x आ गया, b की जगह 1 आ गया। अगेन a की जगह x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। अगेन a की जगह x, b की जगह 1, x 1 जा x, जबकि b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इक्वल टू 0 था, लिखा दिया इक्वल टू 0। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो हमेशा अलग अलग कॉल करते हैं, सही है ना? पता है ना अलग अलग कॉल क्यों करते हैं? बेसिकली इसलिए अलग अलग कॉल करते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर क्या आएगा? 0। बहुत सारे बच्चों को ये बताता अलग अलग कॉल करेंगे, क्यों करेंगे ये नहीं बताता। हालांकि आपने ये बात मैट्रिक में भी पढ़ी है,
मैं बार बार मैट्रिक का आवाज़ देता हूँ, मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6 के अंदर आपने ये बात पढ़ी है। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 में बार बार ये बात पढ़ी है आपने कि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल अलग अलग कॉल करते हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता होता है अलग अलग कॉल करते हैं। लेकिन मैं जब फिजिकल क्लासेस होती हैं और बच्चे से रीज़न पूछता हूँ तो वो रीज़न नहीं बता पाता। तो जनाब मैं रीज़न बताता हूँ, रीज़न क्या है इसका। अब सुनो गौर से, अब मुझे बताएं इसका मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो मुझे ये बताइए वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और 0 आंसर आ जाए? तो बेटा दुनिया में दो ही ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आएगा। या तो 0 को मल्टीप्लाई करो 0 से, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। जो 0 टकराएगा बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। तो इसका मतलब इन दो में से कोई एक 0 है या ये दोनों 0 है। अब मुझे ये नहीं पता ये 0 है या ये 0 है। जब मुझे ये नहीं पता ये 0 है या ये 0, तो मैं दोनों को 0 के इक्वल लेता हूँ। तो मैंने x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लिया और इसको भी 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको देख के मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि इसे जानते हैं भाई। किसको देख के मुस्कुराते हैं? जिसे जानते हैं। तो बताइए -1 ये आगे क्या हुआ? +1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज़ 1। तो x का एक आंसर तो आ गया। अब कितने आंसर बचे? 2। इसको भी देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ऐसे भी जानते हैं E=2 है, इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिसकी जितनी होती है पावर उसके उतने आते हैं आंसर। अब पावर 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे? 2। तो जनाब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, x=, अब a -b प्लस √b² - 4ac/2 है। अब ये ABC क्या होता है? जो डिग्री 2 के साथ है वो a, जो डिग्री 1 के साथ है, डिग्री 1 मतलब पावर 1, जो डिग्री 1 के साथ है वो b, जिसके साथ कोई नहीं है वो c। तो जनाब यहाँ पे देखें डिग्री 2 के साथ कोई नहीं है, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई किया। -1 अपनी जगह मौजूद है, -1 अपनी जगह मौजूद है, प्लस माइनस मौजूद है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, -4 आ गया, 2 1 ज़ा 2। 1 -4 क्या होता है? दो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर की आएगी, बड़ा कौन है? 4 की साइन क्या? माइनस। सो 1 - 4 क्या हो गया? -3। कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया था, समझाया था, दिखाया था, बताया था कि जब भी कभी रूट में माइनस आएगा, माइनस हटाएंगे, आयोटा लगाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तो देखो रूट में माइनस आ गया, माइनस हटा दिया, आयोटा लगा दिया। अब क्योंकि ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो अब क्या करें? अब एक काम ही करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। बेटा याद रखेगा -1 प्लस √3 आयोटा/2, ये जो लिखा हुआ है ये बराबर होता है ओमेगा के। ये याद रखेगा, ये फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी MCQ आता था। ई अकेडमी अगर आसान टेस्ट आ जाए तो ये पूछ सकते हैं, NID में बाकायदा पूछा गया ये। -1 प्लस √3 आयोटा/2 क्या था? ओमेगा। और अगर इस प्लस की जगह माइनस लग जाए, क्या मतलब? इस प्लस की जगह अगर माइनस लग जाए, -1 -√3 आयोटा/2 बन जाए, तो बेटा ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो जनाब एक x की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा। एक x की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल x से कितना आंसर आ गया? 3, क्योंकि देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी? = 2 था, इक्वेशन थी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी? 3। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था? जिसकी जितनी होती है पावर उसके उतने आते हैं आंसर। अब हाईएस्ट पावर 3 थी, तो देखिए कितना आंसर आ जाए? 3। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। एक आंसर क्या है हमारे पास? 1। एक आंसर क्या है हमारे पास? ओमेगा। एक आंसर हमारे पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों आंसर आ गए। जबकि इसमें जो 1 है वो कहलाएगा रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि रियल नंबर है ना। जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि ओमेगा क्या है? कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी का। ठीक है ना? -1 रियल था, ये इमेजिनरी था। और आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल पढ़ा चुका हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 1 कहलाता है रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जबकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहला रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। या ऐसा हट जाएगा एक ही आंसर। इज इट क्लियर? तो जनाब एक बात सोचने की है कि 1 के क्यूब रूट्स क्या आ रहे हैं? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसी तरीके इसी प्रैक्टिस से 8 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, जिसका भी क्यूब रूट निकालना है आप चेक करें वो किसका क्यूब है, वो जिसका भी क्यूब होगा उसी के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लगा लें। एग्जाम्पल
वन, वन किसका क्यूब था? वन ही का था, तो आंसर क्या आया? वन। और वन के साथ ही ओमेगा लगा दिए तो वन ओमेगा ओमेगा ही रहता है, और वन के साथ ही ओमेगा स्क्वायर लगा लिए तो वन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आ गया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह बताइए 8, 8 किसका क्यूब है? सोचिए ना, बोलिए ना, बताइए 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो देखिए मैंने क्या लिखा? 2, उसी के साथ ओमेगा भी लगा दिया, उसी के साथ ओमेगा स्क्वायर भी लगा दिया, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर माइनस साइन लगी है तो तीनों में माइनस लग जाएगा। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो देखें 3 ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो देखिए 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बात करूं क्यूब रूट्स ऑफ मानी क्यूब, अब मैंने जान के ये लिया है मानी ताकि कोई भी नंबर आ जाए। मानी क्यूब क्यू का, क्योंकि देखो 8 तो 2 का क्यूब है, माइनस 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। अब मानी जाहिर से सुने नहीं तो मैंने मानी क्यूब लिख दिया। अब मानी क्यूब किसका क्यूब होगा? मानी का होगा। जो भी नंबर है वो लिखे। अब मानी क्यूब किसका क्यूब है? मानी का है, तो क्या लगा दिया? मानी, और मानी के साथ भी क्या लगा दिया? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मानी क्यूब के क्यूब रूट्स क्या आ गए? मानी ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? Now remember that 1 plus omega square equal to 0. फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3.3 के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। सही है सर, ये कैसे ड्राइव हुआ? आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको पता है 1 होता है, ये रही ओमेगा की वैल्यू और ये रही ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। इन तीनों, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू रखेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को रखेगा और इसको सिंप्लीफाई करेगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब ये 1 ओमेगा स्क्वायर देखें जी जनाब, ये तो कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो क्या मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि 1 ओमेगा स्क्वायर थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, प्लस मतलब सम लग गया, तो मैं और इस चीज को पढ़ सकता हूँ, रीडिंग कर सकता हूँ, रीड आउट कर सकता हूँ, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। भाई देखो 1 ओमेगा स्क्वायर क्या थे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, जबकि इनके दरमियान प्लस लग गया तो वी कैन से दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ईयर मैथ्स से भी एमसीक्यूज आता था, बच्चे हाथ रख के याद करते थे। तो अब आपको क्लियर हुआ कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 क्यों होता था? क्योंकि सम ऑफ क्यूब रूट्स क्या होते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर अब मैं बात करूं सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या थे? 2 ओमेगा स्क्वायर। सम मतलब इनके दरमियान प्लस लगा दो, तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। जैसे 2 कॉमन लिया क्या बन गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? 0। 2 इंटू 0 0, क्योंकि जो 0 टकराएगा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो इसका मतलब सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8 भी क्या गया? 0। अब मैं बात करता हूँ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ मानी क्यूब। तो मानी क्यूब के क्यूब रूट्स क्या थे? मानी ओमेगा स्क्वायर। सही है। तो जनाब सम मतलब मानी ओमेगा और मानी ओमेगा स्क्वायर, बिटवीन प्लस लगा दिया। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? मानी कॉमन आ रहा है, मानी को कॉमन ले लिया, क्या बचा है? 1 ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो मानी इंटू 0, मानी भी 0 टकरा के क्या हो गया? 0। तो एनीथिंग मानी भी आता है बेटा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि सम ऑफ क्यूब रूट्स कोई भी हो, किसी भी क्यूब रूट्स का सम करोगे हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। अब अगर टेस्ट के अंदर क्यूब रूट्स आ जाए किसी भी चीज का क्यूब रूट्स आ जाए, क्यूब रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स 0, किसी भी चीज का क्यूब रूट्स का सम आ जाए हमेशा क्या होगा? 0। ऑल्सो इसी तरह अगर मैं इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर एट ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की बेटा वैल्यू याद रखना 1 होती है। सर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्यों 1 होती है? आप एक काम करना, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करना, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना और इनको सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर 1 ही मिलेगा। क्या मैं और इसको कह सकता हूँ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कह सकता हूँ? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8 की बात करूं तो 8 के क्यूब रूट्स क्या थे? 2 ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर, तो क्या बन गया है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बन गया। और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1।
और जो 1 से टकराएगा वैसा ही रह जाएगा। तो 8 1 सा क्या आ गया 8। इसका मतलब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स जिसका भी लेंगे वो वही रहेगा। भाई 1 का लिया 1 ही रहा, 8 का लिया 8 ही रहा। अब मानी का लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ मानी क्यूब। भाई मानी क्यूब के क्यूब रूट्स क्या आते हैं मानी ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखें मानी इंटू मानी बेसिस सेम पावर एट मानी क्यूब, ये मानी क्यूब बन गया, या बन गया ये मानी क्यूब, ये भी हो गया मानी क्यूब। तो मुझे बताइए मानी क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, मानी क्यूब इंटू 1 इज इक्वल्स टू मानी क्यूब। इसका मतलब किसी भी क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे वही नंबर आएगा। मैं आपसे कहता हूं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 125 तो क्या आएगा 125। तो क्यूब रूट्स में जब भी हम सम करेंगे आंसर 0 आएगा। क्यूब रूट्स में जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो जिसका करेंगे वही नंबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ उर्दू 0। इज इट क्लियर? तो जनाब आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से एक्सटेंड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।